पिछली कक्षाओं में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि आर्यस में अगर चुप ऊषा वाली घटनाओं का जिक्र होता है तो आर्यस हम लोग इसी को बोलते हैं जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। आर्यस के अंदर अगर चुप ऊषा वाली घटनाएं रहती हैं तो आरबी चाहे पास्ट में क्यों ना होगा, आर्यस का टेंस नहीं बदलेगा। तो चुप ऊषा का फुल फॉर्म कल बताया गया था, कंडीशनल या हाइपोथेटिकल। उसके बाद यश का हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, ऐतिहासिक घटना। ओ फॉर ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय या पेशा। टी फॉर यहाँ पर पैरेलल इंक्रीजिंग, समानांतर घटनाएं, समानांतर वाक्य। यू फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स। यस फॉर सेइंग माने कहावत। एक को मैट्रिक लगाने के लिए लाया हूँ, उससे कोई मतलब है नहीं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, एक का दो एग्जांपल हम यहाँ पर उठाए हैं। पहले देखिए कंडीशनल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस। तो हाइपोथेटिकल कल हम लिखवाए थे। हाइपोथेटिकल वाक्य किसे होता है जो कल्पनाएं होती हैं। हाइपोथेटिकल सेंटेंस जो होता है भूतकाल के विषय में ऐसी कल्पना होती है जिसे हम केवल सोच सकते हैं और वह वर्तमान समय में पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हिंदी में इसे हेतु मध्य भूतकाल कहा जाता है। हिंदी में इसे हेतु मध्य भूतकाल कहा जाता है कि ऐसी कल्पना है जिसे हम सोच सकते हैं, पूरा नहीं हो सकता है। जैसे देखिएगा, रवि सेड टू मी, रवि मुझसे बोला। यहाँ की आरबी पास्ट टेंस में है ना जी, और पास्ट टेंस में है। सामान्यतः अगर आरबी पास्ट टेंस में रहती है तो आर्यस का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन आर्यस से मेरा चुप ऊषा वाली घटनाएं प्रकट हो रही है। कह रहा है इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इस वाक्य को हाइपोथेटिकल बोला जाता है। या मैं राजा होता तो भूतकाल में बोल रहा है ना जी। अब आप कहेंगे क्या वर्तमान समय में राजा नहीं हो सकता है? हो सकता है वर्तमान समय में, लेकिन जो समय होगा वह समय तो आगे फ्यूचर होगा, न कि पास्ट का होगा। तो समय जो बीत जाता है वह समय, बीते हुए समय में इनकी कल्पना पूरी नहीं हो सकती थी। अब तो यहाँ पर देखें, सभी कर्ताओं के साथ पहले नोट करने वाली बात है, चाहे जो सब्जेक्ट होगा हाइपोथेटिकल में, ऑल सब्जेक्ट इक्वल वर्ड लगेगा। चाहे एक वचन का होगा चाहे बहुवचन का होगा, सभी के साथ क्या लगता है, वर्ड। और ये नो चेंज होगा। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। रवि वाला वाक्य है तो पुराना नियम है, रवि टोल्ड मी। कंजंक्शन दैट लगाते हैं ना, कंजंक्शन दैट लग चुका है। उसके बाद इफ को यहाँ पर रहने देंगे, यहाँ पर इफ यहाँ पर स्मॉल में कर देंगे। अब देखिएगा दैट भी लगा है, इफ भी लगा है। और आप लोग सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ भी सिंगल में इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन इफ लगता है। ये डबल कंजंक्शन नहीं माना जा रहा है। इफ तो हमारा कंडीशन प्रकट कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है। ध्यान से समझना है, नहीं तो बोल देंगे कि यहाँ पर सर डबल कंजंक्शन आ गया। डबल कंजंक्शन नहीं है। इफ आई को चेंज कर देंगे, रवि के अनुसार हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा। और ही के साथ भी टेंस मेरा चेंज होगा ही नहीं करेगा, वो आज नहीं कर सकते हो, वर ही रहेगा। ही वर, बाकी पूरा उतार देना, ही वर अ किंग कॉमा करके आई बराबर फिर भाई रवि। ही वुड का वुड ही रहेगा। ही वुड हेल्प द पुअर। ये पहला सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ। इसी पर मेरा दूसरा वाक्य भी है, सृष्टि सेड टू मोहन। तो यहाँ पर देखें, सृष्टि टोल्ड मोहन। यहाँ तक कोई डाउट? मोहन, उसके बाद कंजंक्शन लगा देंगे दैट। अब यहाँ पर इफ को उतार देंगे वैसे ही। इफ सी है, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर लगा देंगे सी, और सी के साथ भी लगेगा क्या, वर। अ क्वीन,
उसके बाद कामा करके आई जाएगा 60 लेडीज है ना, हो जाएगा सी हो जाएगा सी वुड। अब ब्रैकेट में यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है, ब्रैकेट में कंफ्यूजन इस बात का हो गया है कि यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो आपको पता नहीं है कौन सा सी है, सृष्टि के लिए आया है कि थर्ड पर्सन के लिए आया है। नरेशन में जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हम लोग उसका नाम लिख देते हैं जिसके लिए आता है। तो यहाँ पर ये जो सी आया है सृष्टि के लिए आया है, इसको स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे सृष्टि। ये नरेशन का नियम होता है कि जब जेंडर समान रहेगा, अगर कंफर्म नहीं रहेगा तो नाम लिखा जाएगा। उसके बाद उड का उड़े रहेगा, लाइक हर ये किसके लिए आया है, जो थर्ड पर्सन में है, लाइक हर। ये हो गया मेरा कौन सा हाइपोथेटिकल के 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, सबका 2-2 एग्जाम्पल लेंगे। अब चलते हैं हिस्टोरिकल इंसिडेंट, ऐतिहासिक घटना के बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक घटना क्या है? माई टीचर सेड टू मी, मेरे गुरु जी ने मुझको बताया, क्या बताए हैं कि क्या था, बाबर डिफीटेड, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को हराया था इन द वार ऑफ पानीपत फर्स्ट, पानीपत के प्रथम वार में जो 1526 में लड़ा गया था, उसमें कौन जीता था? बाबर। तो ये सब क्या है बच्चा? ऐतिहासिक घटना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया ये। पानीपत के सेकंड युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था 1556 ईस्वी में, और ये लड़ा गया था 1 अप्रैल 1526 में। पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी हम सब यहाँ पर घटनाओं को लिख दे रहे हैं मेन, और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था मराठों और अंग्रेजों के बीच में। तो यहाँ पर देखें, इसको चेंज कैसे किया जाएगा? माई टीचर टोल्ड मी, सॉरी द स्टूडेंट्स, माई टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स से कंजंक्शन क्या लग जाएगा? दैट। अब यहाँ पर बाबर भी थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, सिर्फ डिफीटेड मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। अगर चेंज होता तो पास्ट परफेक्ट में जाता, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो बाबर हो जाएगा बाबर डिफीटेड किसको? इब्राहिम लोदी, और इन पूरा छाप देंगे, इब्राहिम लोदी इन द वार ऑफ पानीपत फर्स्ट, इन द वार ऑफ पानीपत फर्स्ट 15 और 26। ये हो गया है। आगे अब हम ऐतिहासिक घटनाएं जो प्रसिद्ध है सिर्फ उनका वर्णन कर देंगे। और इधर देखिएगा ध्यान से, जो सेट टू रहेगा ना, सिर्फ टोल्ड अकेले लगा करके वैसे उतार देना है। तो अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, सिर्फ आरएस वाले वाक्य हम आपको लिख दे रहे हैं, आपको आरएस उतार लेना है। आर भी तो बना सकते हैं, कोई का नाम दे देंगे। इधर सेट टू मी मेरे दादा ने बताया, ये बताएं, इस जरूरी है आरएस आपको। तो आरएस हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कई जितने सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हिस्टोरिकल इंसिडेंट मतलब ऐतिहासिक घटना में पानीपत का प्रथम युद्ध में बता ही दिया था। दूसरा है अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। अकबर ने हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में हराया। ये भी मेरा क्या है, ऐतिहासिक घटना है, यह चेंज नहीं होगा। इसको मत लेके जाना, पास्ट इंडेफिनिट मत समझ करके पास्ट परफेक्ट में मत बनाइएगा। और यहाँ पर मैं सारे आरएस को दिया हूँ, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब लगा रहेगा लेकिन चेंज कुछ नहीं होगा। आगे देख लेंगे। दूसरा थर्ड वार ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought between अहमद शाह अब्दाली and the मराठास, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की कमर टूट गई थी, अर्थात मराठे बिल्कुल पूरी तरह से हार गए थे।
अगला पॉइंट है द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध वाज फाट लड़ा गया था इन 1757, 1757 में लड़ा गया था बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था और सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था इसकी तरफ से लड़ रहा था। लेकिन प्लासी का युद्ध केवल और केवल एक मात्र षड्यंत्र था, क्योंकि बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला है इसका सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव अपनी तरफ घूस देकर के मिला लेता है और युद्ध लड़ने नहीं जाता है, जाता भी है तो पीछे रहता है और इसी वजह से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई थी। गद्दारी किया था सबसे ज्यादा जिसका नाम है मीर जाफर गद्दारी किया था और रॉबर्ट क्लाइव बोला था कि अगर आप युद्ध मुझको जिता दोगे तो आपको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। ये थी लालच, इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ, सिराज बेचारा हार गया। आगे देखें द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध और इसमें अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो थे और 3 पर्सन इधर के थे। इधर 3 वाले कौन कौन थे अगर नाम सुनना चाहते तो जा सकते हैं। पहला था यहाँ पर मीर कासिम था, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 3 लोग मिल करके लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी ये बेचारे तीनों लोग हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो की विजयी होती है। तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक घटना हो गया है। जितना भी आएगा मैं कहता बहुत सारे हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, ये भी आपका ऐतिहासिक घटना है। रोम वाज नॉट बिल्ट अ डे। अब हम आगे लेंगे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वाली क्या क्या बातें होती हैं व्यवसाय में। देखिए यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल को देख लिए थे, अब ऑक्यूपेशन को देखना है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, जो व्यक्ति जो काम करता है वही उसका क्या हो जाता है, व्यवसाय हो जाता है या उसका पेशा हो जाता है। जैसे देख ले यहाँ पर लिखा माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे बताया कि और डॉक्टर गिव्स मेडिसिन या फिजिक, दोनों का मतलब दवा होता है। फिजिक में यस लगा दोगे तो भौतिक विज्ञान बन जाएगा। तो जितने भी डॉक्टर होते हैं लगभग सब दवा देते हैं और दवा देने के हकदार भी होते हैं, लेकिन अब कुछ जो सर्जन होते हैं वो दवा लिख देते हैं, देते नहीं हैं, लेकिन वो चाहे तो दवा दे सकते हैं तो देते नहीं है। ये मतलब डॉक्टर का पेशा हो गया। अगला वक्त देख लेंगे माई ग्रैंड माँ, मेरी बड़ी अम्मा बोली टू नितिन से बोलती है आ टीचर टीचर्स, जितने अध्यापक होते हैं वो सभी पढ़ाने का ही काम करते हैं, चाहे पप्पू हरे के पढ़ावे और चाहे आप लोगों के पढ़ावे, पढ़ाने का काम तो हो ही रहा है ना। चाहे आप लोगों को काखा गागा अंगा पढ़ाऊँ और चाहे इंग्लिश पढ़ाऊँ, बात तो वही हुई, टीचिंग कर रहा है ना। तो ऐसे और कैसे हो सकता है, जैसे बोल दिया जाए आ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, एक ड्राइवर कार चलाता है। शू मेकर मेक्स शूज, मोची जूता बनाता है। जितने भी कॉमन नाउन है अगर व्यवसाय दिखाएगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। तो जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं क्या, बस कुछ नहीं करना होगा। माई मदर टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगा करके पूरा उतार देना, गिव्स का मत करना कि पास्ट टेंस लेके चले जाएं। डॉक्टर गिव्स मेडिसिन, ये वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला चलते हैं माई ग्रैंड माँ, ये भी वही बात है। माई ग्रैंड माँ टोल्ड, उसके बाद नितिन, कंजंक्शन क्या लगा दोगे, दैट आ टीचर, पूरा छाप दीजिएगा, आ टीचर टीचर्स, ये भी समाप्त हो गया। अगला वाक्य है, अब मैं पैरेलल इंक्रीजिंग पे चल रहा हूँ। समानांतर घटनाएं, समानांतर घटनाओं में 2 ही शब्द होता है, एक तो व्हाइल होता है और एक व्हेन होता है। देखिए कह रहा है कि शी सेड टू मी हिम, वह उससे बोली है, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी
while she was sleeping, मतलब जब वह सो रहा था। तो यहाँ पर जेंडर एक हो जा रहा है, इसलिए मैं सी को हटा दे रहा हूँ, जेंडर ही बन जाएगा। तो मैं पढ़ रही थी जब वह क्या कर रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था। तो दो काम एक साथ साथ हो रहा कि नहीं हो रहा है? एक बंदा पढ़ रहा है, एक बंदा सो रहा है, दो काम साथ साथ हो रहा है, इसीलिए अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पैरेलल इंक्रीजिंग। तो चलिए ये भी नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट हो जाएगा सी टोल्ड हिम दैट, आई का हो जाएगा सी, जेंडर कंफर्म है इसलिए मैं चेंज कर दिया था, वाज का वाज ही रहेगा। अगर टेंस चेंज होता तो यहाँ पर हैड बीन हो जाता ना, तो हैड बीन। उसके बाद रीडिंग while he was sleeping, इसमें भी ये मेरा हो गया पैरेलल इंक्रीजिंग का सेंटेंस। अगला वाक्य देखते हैं। रोशनी सेड टू मी, रोशनी ने मुझसे बोली, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, मैं घर पर नहीं थी जब आप मेरे घर पर आए थे। ये भी पैरेलल इंक्रीजिंग का एग्जांपल है। रोशनी टोल्ड मी कंजंक्शन लगेगा बच्चा, दैट, आई का क्या हो जाएगा सी, रोशनी के अनुसार। वाज का उतार देंगे पूरा, वाज नॉट प्रेजेंट एट होम व्हेन यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का हो जाएगा आई। व्हेन आई रीच्ड माई बराबर रोशनी इक्वल हर होम। जी आपका कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें बचा क्या हुआ है, यूएस का एग्जांपल बचा हुआ है, इसको एग्जांपल ले रहे हैं आगे।